तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और समाज 2020 क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा और साथ ही बताऊँगा कि कैसा क्या एग्ज़ाम में सवाल पूछता और किस तरह आपका क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सेट तो सब बार एक समान रहता है और क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो वैसे भी पिछले ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा होता है जो हर एक बार अगले एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसलिए आपको ये 2020 का क्वेश्चन बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 3 साल 4 साल के बाद हर एक बार बहुत बार क्वेश्चन होता है जो कि रिपीट होता है। वो आप क्वेश्चन बैंक जाके भी देख सकते हो। इसीलिए आज के सेशन में हम बताऊंगा 2020 आज के सेशन में हम 2020 एनुअल एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहो, क्योंकि अभी से लेकर मैं आपको आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ और बराबर ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होता रहता है। इसलिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और साथ ही लाइक भी कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलो मैं आज के सेशन को शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में समाज का क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। मैथ के लिए चेंज रहेगा, बट समाज के लिए तुमको 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। यहाँ पे विषय कोड रहता है, जो विषय कोड आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाएगा, वो चेंज भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। यहाँ पे कोड संख्या होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो सेट किया गया वो कैसा कोड है। और ये एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, और पूरा क्वेश्चन 80 नंबर का रहता है, क्योंकि 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाता है। और ये कुछ रहा एग्ज़ाम के टर्म जो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसे पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ आज के वीडियो को और देखते हैं 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किस तरह क्वेश्चन रहता है। और आप क्वेश्चन देखने से पहले आप अपना कॉपी निकालिए और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप गेस कीजिएगा क्वेश्चन बनाने से पहले कि कौन आंसर हो सकता है। इसके बाद मैं बताऊंगा तो आप टिक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा क्वालिटी में नहीं नज़र आ रहा है तो आप अपने यूट्यूब वीडियो सेटिंग से आपका अपना क्वालिटी हाई कर लो, क्योंकि ये वीडियो फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है कि क्वालिटी का प्रॉब्लम हो, तो आप अपना यूट्यूब सेटिंग से क्वालिटी हाई कर लो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी सांसद का उदय आर्थिक आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। बोल रहा है कि द्वितीय महायुद्ध था कि उसके बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किस चीज़ का स्थापना हुआ था। तो इसका सही आंसर जाएगा यूरोपीय सांसद। इसका रुको, मैं इसका थोड़ा इसका हाइट कम कर रहा हूँ। इसका सही आंसर जाएगा, इसका जो सही आंसर जाएगा इसमें यूरोपीय सांसद संघ, यूरोपीय संघ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। दूसरा कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता है सबसे बड़ा तोहफा है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता है सबसे बड़ा तोहफा है। यह बात किसने कहा था कि मुद्रा है जो ईश्वर की दी हुई महानता है सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसको कहने वाले पर्सन का नाम था मार्टिन लूथर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। यह क्वेश्चन तो हर एक आदमी को होना चाहिए, क्योंकि भारत में रह के ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है 16 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 17 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 18 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 19 वर्ष। तो हमें वोट देने के लिए कितना वर्ष चाहिए, ये बात आपको पता है ना। वोट देने के लिए कितना वर्ष चाहिए, हमें वोट देने के लिए कम से कम कितना वर्ष चाहिए, हमें वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष की है चाहिए। हमें वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना ज़रूरी है। तो मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। इसके बाद कोई ये एज है कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 18 होना चाहिए न्यूनतम। इसके बाद तुम जितने भी वर्ष का हो वोट दे सकते हो,
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखो, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका ऑप्शन ए है संघीय और संसदीय, ऑप्शन बी है संघीय और संसदीय, या तीसरा ऑप्शन है एकात्म और अध्यक्षीय, या एकात्म और संघीय। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, गेस करो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संघीय और संसदीय, बी नंबर आंसर इसका सही होगा, संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में जो कोयला उत्पादन होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर वैसे टिक कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, पहले से जिस स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन लिया वो टिक कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गेस कर सकते हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन था। भारत में जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग था वो कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलो कंटिन्यू हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज एक प्रकार का सड़क सेवा है, यह किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, यह एक सड़क सेवा है, तो इससे यह केवल सड़क मार्ग से ही संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी में होगा, इसका सही आंसर बी में जाएगा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गंडक परियोजना का है। ये गंडक नाम का परियोजना किस नदी पर है। तो आई होप कि तुमको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए में हो जाएगा बेतिया, ऑप्शन बी में वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन सी मोतिहारी में, या ऑप्शन डी छपरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आई होप कि तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे। आगे का बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है, लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन राजनीति शास्त्र से उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसमें से कौन सी एक बात है जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, लोकतंत्र के निष्पक्ष चुनाव, या उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इसका जो भी टिक किया गया है गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऐसा कौन सी अनुरूप नहीं है, तो बोल रहा है तो कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र में जो सफलता होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नागरिकों के उदासीनता पर, या बी हो जाएगा नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसमें कौन सी बात है जो लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करेगी। तो लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करेगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। नागरिकों में क्या विवेकपूर्ण सहभागिता लोगों के प्रति होता है, वो बात पर राजनीति की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आई गेस कि तुम भी यही गेस किए होगे। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना जब किसी आदमी में आता है तो इसका कुपरिणाम क्या होता है। पहला ऑप्शन अपने क्षेत्र से अलग, दूसरा राष्ट्रहित, तीसरा राष्ट्रीयता, या अलगावाद। तो आपको तो याद होना चाहिए कि अगर क्षेत्रवाद होगा तो क्षेत्रवाद से अलग हो ही नहीं सकता है, राष्ट्रीयता के लिए का तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, अलगावाद। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी में जाएगा, अलगावाद। इसका सही आंसर जो जाएगा वो डी में अलगावाद पे जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या बोल रहा है। आई होप कि तुम समझ रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कोयला क्या है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कोयला क्या है, कोयला के बारे में बताना है कि कोयला क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा और नवीकरणीय साधन, ऑप्शन बी
नवीकरणीय साधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो गेस करो कौन होगा। वैसे देखो इस क्वेश्चन का टिक तो सही किया गया है, बट आपको पहले गेस करना है खुद से। तो देखो कोयला, याद रखना कि ऐसा संसाधन देखो याद रखना है, रुको हम साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, कि ऐसी संसाधन, आपको याद रखना है कि ऐसा संसाधन जो एक ना एक दिन खत्म हो जाए, ऐसा संसाधन जो एक ना एक दिन जो एक दिन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी संसाधन जो कि एक दिन कंप्लीट हो जाएगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जो कभी नहीं कंप्लीट होगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला कैसा संसाधन हो गया? कोयला सीमित है ना, कोयला सीमित है। या अगर तुम सब्जेक्ट के भाषा में याद करोगे तो ऐसे याद करो कि ऐसा संसाधन जो सीमित होगा उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और जो असीमित होगा जो सीमित होगा उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और जो सीमित नहीं होगा उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो देखो नवीकरणीय का अवधान क्या हो जाएगा? एगो तो जल हो जाएगा, जल भी लगभग नहीं कंप्लीट हो सकता है, जल जो है वो भी लगभग कंप्लीट नहीं हो सकता है। रुको हम साइज पहले परफेक्ट कर रहे हैं। जल भी है जो कि लगभग कभी नहीं कंप्लीट हो सकता है, और साथ ही कोयला की बात रही तो कोयला सीमित है, एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो हम देखते हैं आगे 13 नंबर क्या कर रहा है। भूस्खलन है। देखो ये क्वेश्चन सब अब कहाँ से उठा रहा है? अर्थशास्त्र। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन कैसी है? तो भूस्खलन एक प्रकार की कैसी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन कैसा? भूस्खलन किसी का आदमी की गलती से आता है। देखो याद रखना कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर होता है, तुमको याद रखना है। जो किसी आदमी की गलती से नहीं हो, ऐसा आपदा, देखो ऐसा आपदा जो आदमी की गलती से नहीं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ऐसा आपदा जो मानव की गलती के कारण मानव की गलती के कारण हो, ऐसा आपदा जो मानव की गलती के कारण हो उसे मानवीय आपदा कहेंगे, और वैसा आपदा जो मानव की गलती कारण नहीं हो उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो भूस्खलन कैसा आपदा है? भूस्खलन मानव की गलती कारण होता है। भूस्खलन कैसा आपदा है? मानव आपदा है नहीं। तो इसका आंसर जो होगा उस ये हो जाएगा। भूस्खलन एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है। चलो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महासागर की तल पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? देखो ऑब्वियसली से बात है, अगर धरती कंपन होगी तो क्या उसे कहेंगे? भूकंप कहेंगे। और महासागर के तली पर कंपन होगा तो उसे सुनामी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुनामी कहेंगे। याद रखना है, अगर धरती पर कंपन होगा तो उसे क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। तो भूकंप कहेंगे। अगर धरती पर कंपन होगा तो उसे क्या कहेंगे? धरती पर अगर कंपन होगा तो उसे भूकंप कहेंगे। और वही कंपन अगर किसी समुद्र के तल पे हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सुनामी कहेंगे। क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी समुद्र में आती है। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखते हैं। इससे पहले अगर आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप सही समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। क्योंकि इसका 1 2 3 पार्ट आने वाला है जो बराबरी होगा। तो देखो हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह है उस पर सबसे पहले कौन सी तरंग आती है? देखो इसमें टिक पे नहीं जाना है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो टिक किया गया उस पर नहीं जाना। ऑप्शन ए बोल रहा है पी तरंग, ऑप्शन सी कह रहा है, बी कह रहा है एस तरंग, ऑप्शन सी कह रहा है एल तरंग, ऑप्शन डी कह रहा है टी तरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी नहीं होगा, ये गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पी तरंग। भूकंप की जो
पहली तरंग होती है जो पृथ्वी की सतह पर आती है उसे हम पी तरंग कहते हैं, पी तरंग। क्वेश्चन नंबर, आई होप कि तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुनामी संबंधित है, अरे अभी ये बोला हूँ तुमको, अभी ये बोला हूँ कि अगर वही भूकंप धरती पर आएगी तो भूकंप कहेंगे, कंपन धरती पर होगी तो भूकंप कहेंगे, और वही कंपन अगर समुद्र के तल में होगा तो उसे हम सुनामी कहेंगे। तो सुनामी कहाँ किससे संबंधित है? सुनामी धरती पे आएगी नहीं, सुनामी कहाँ पे आएगी? समुद्र में आएगी। इस पे मत जाना है, ये गलत टिक किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्र में होगा। सुनामी का संबंध कहाँ से है? समुद्र में, क्योंकि समुद्र के तल पर कंपन होता है, समुद्र के तल पे कंपन होता है तब उसे हम सुनामी कहते हैं। तो इसका आई होप कि समझ गए, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहना, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन मतलब बहुत बहुत समय के लिए आपको ऋण कौन सी बैंक दे सकता है? आई होप कि आपको, आप गांव में रहते होंगे तो ये सवाल का आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन ए है कृषि महाजन, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा प्राथमिक कृषि समिति, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। क्योंकि दीर्घकालीन ऋण जो होता है वो भूमि विकास बैंक किसको देता है? किसान को देता है। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करते हैं वो किसान को प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। चलो क्वेश्चन नंबर कितना था? 17। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास में जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या कहता है? देखो तुमको याद रखना है। पहला क्षेत्र में किसान की कृषि होता है और पशुपालन होता है। दूसरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होती, दूसरी क्षेत्र में विद्युत आती है। और इसका तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रथम देखो, फर्स्ट में याद रखना है कि फर्स्ट में क्या हो जाएगा। रुको हम इसका साइज थोड़ा ठीक कर रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा कृषि, फर्स्ट में होगा कृषि। और कृषि के साथ साथ किसान जो पशु पालते हैं वो भी किस क्षेत्र में आएगा? फर्स्ट क्षेत्र में। सेकंड क्षेत्र में आ जाएगा, सेकंड क्षेत्र में आ जाएगा विद्युत। विद्युत जो बिजली तुम घर में यूज करते हो, ये किस किस क्षेत्र का है? सेकंड क्षेत्र का। तो तीसरे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछा है, थर्ड क्षेत्र। तो थर्ड क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, नई आर्थिक नीति में किससे संबंधित नई आर्थिक नीति में किससे संबंधित किया गया है? नई आर्थिक नीति को किससे संबंधित किया गया है? पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा अरे यार क्या है, निम्नीकरण होगा, तीसरा वैश्वीकरण, या चौथा इनमें सभी। तो जो ये नीति में ये तीन गो चीज सम्मिलित किया गया। पहला उदारीकरण, दूसरा निम्नीकरण, और तीसरा वैश्वीकरण। ये तीनों क्षेत्र जो है ना, इसे सबको किस में सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी में जाएगा, ये सभी। अब कि तुम समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या लगता है? उपभोक्ता जो शिकायत करेगा, अगर उसको कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी दुकान से उसे कुछ भी पदार्थ सही दाम पे नहीं मिल रहा है तो वो अपना शिकायत करेगा, उसके लिए उसको कितना रुपया लगेगा? अरे यार मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसके टिक पे नहीं जाना है। ऑप्शन ए है 50 रुपया, ऑप्शन बी है 70 रुपया, ऑप्शन सी है 10 रुपया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अरे उपभोक्ता जो शिकायत करेगा ना, उच्च न्यायालय में जो शिकायत करेगा उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता उच्च न्यायालय में जब शिकायत करेगा तो उससे शिकायत करने का लिए 0 रुपया लगता है। इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें ऑप्शन 50, 70 और 10 है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। 0 रुपया लगता है। ध्यान देना है, 0 रुपया इसका सही आंसर होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आई होप कि तुम, अगर वीडियो थोड़ा माइक का भी प्रॉब्लम होता है तो आवाज़ कट कट के आ रहा होगा। आई होप तुम कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर सही है तो सही है, बट अगर वीडियो का क्वालिटी कम जा रहा है तो आप यूट्यूब सेटिंग से वीडियो का क्वालिटी हाई कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर हम 20 पे थे, अब 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन बी ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो जाएगा वो 22 मार्च को जाएगा। मार्च में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण याद रखना है, जब चैप्टर ऑफ अर्थव्यवस्था में आप पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था के बुक में पढ़े होगे तो याद होगा। अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्र होता है? 5। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी डी ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी? इनमें से कौन सा ऐसा सेवा जो गैर सरकारी है? पहला सैन्य सेवा, दूसरा वित्तीय सेवा, तीसरा मॉल सेवा, इसमें रेल सेवा। इसमें कौन सा ऐसा सेवा गैर सरकारी? देखो याद रखना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो। गैर सरकारी मतलब ऐसा कौन सा सेवा जो सरकार का है, यानी सैन्य सेवा तो सरकार का है, वित्त सेवा सरकार का है, रक्षा से रेल सेवा सरकार का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? मॉल सेवा। मॉल जो होता है वो निजी आदमी का होता है, मॉल सरकार का नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन गैर सरकारी है, सरकार का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। मॉल सेवा सरकार का नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अरे तुमको याद होना चाहिए, दिल्ली क्या है? भारत का राजधानी है दिल्ली। भारत का राजधानी ये नहीं होता है, जाके पहला में पढ़ो, अगर 10वां में आगे ये नहीं हो रहा है। आई होप कि तुमको पता होगा भारत की राजधानी दिल्ली होता है। तो भारत का जब राजधानी दिल्ली होता है तो वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब इसके अलावा भी जो प्रमुख रूप से कौन सा ऐसा राज्य है जो वित्तीय राजधानी हो सकता है? तो इसका आंसर सही जाएगा मुंबई। मुंबई डेवलप राज्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर 25 क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार की विशेषता है। संघ सरकार का विशेषता क्या होगा? संघ सरकार का होगा तो ऑप्शन ए लिखित संसद शक्ति विभाजन, तीसरा एक हरी शासन व्यवस्था, चौथा उच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। इसका सही आंसर जो होगा एक हरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार का विशेषता नहीं होता है जो एक हरी शासन व्यवस्था करता है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो संघ सरकार है? तो तुमको याद होगा अमेरिका का पूरा नाम क्या है? USA। तो इस USA अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यूनाइटेड का मतलब होता है संघ भाई। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? ए अमेरिका। संघ सरकार का है कि तुम जान पा रहे होगे। संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार के कौन ऐसा आदमी तो जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और कब किया था याद है? 5 जनवरी 1974। 5 जनवरी 1974 ईस्वी को कहाँ किया था? गांधी मैदान में। गांधी मैदान कहाँ है? पटना में। गांधी मैदान पटना में। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मोरारजी देसाई, नेता नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर सही होगा डी जयप्रकाश नारायण। कब किया था? 5 जनवरी 1974 को। कहाँ? गांधी मैदान में। गांधी मैदान कहाँ है? पटना में। पटना इसका सही। अब 27 हो गया। अब 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इनमें से कौन ऐसा मुद्दा है जिस पर सफलता पाया है? ऑप्शन ए है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन बी है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। या ऑप्शन डी है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने को कम कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखो क्या हो जाएगा। आई होप कि इसका सही आंसर लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का
उपयोग किस लिए होता है? ये सुदूर संवेदी उपग्रह पहले उपयोग होता है, पहले के ज़माना में इसका उपयोग होता था। पहले ज़माना में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग क्यों होता था? देखो, जब आपदा आती है ना, तो बहुत सी केबल का तार जो होता है वो टूट जाता है, तो एक नेटवर्क फ़ोन का नेट नहीं कार्य करता है। तो ये रिमोट सोर्सिंग फ़ोन होता है, फ़ोन की तरह होता है, जो आपदा के समय दूरदर्शन कार्य करता है। तो ये किसके लिए कार्य करता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञानी के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए? तो इसका सही आंसर गलत है, दूरदर्शन के लिए नहीं होगा। इसका आंसर जो सही होगा सी होगा, संसाधनों की खोज के लिए होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, निम्न में से कौन भूकंप का आर्थिक संवेदी नगर नगर है? इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो भूकंप का आर्थिक संवेदी नगर है? ऑप्शन ए बोल रहा है देहरादून, ऑप्शन बी बोल रहा है रांची, ऑप्शन सी बोल रहा है हैदराबाद, ऑप्शन डी बोल रहा है चेन्नई। तो इसका ऐसा कौन सा नगर है जो इसका सही संवेदनशील नगर है, जहाँ सबसे पहले भूकंप का सूचना प्राप्त होता है? तो इसका सही, आई होप कि इसका आंसर सही नहीं होगा, आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। और आई होप आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। इसका पार्ट 2 और 3 आनेंगे, जिसमें हम लगभग पार्ट 3 तक पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 80 रहता है, तो पूरे 80 क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप 30 को लेंगे और अगले पार्ट में 20 को लेंगे। तो और जाते जाते आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, इसके बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद जाते जाते इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि उसे भी पता चले। और ये 2020 का क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, और होगा ही। आप इसे पढ़ के जाओ, यहाँ से आपको पूरे 2025 के एग्जाम में मिलेगा। तो आई होप आप मेरे बात को समझ रहे होगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हो, SK स्टडी ऑफिशियल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन, और मिलते हैं किसी अगले पार्ट में नई टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप ही रिवीजन करते रहो। बाय बाय।